ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस में अंदरूनी असहयोग के हालात चल रहे हैं। संगठन को पार्टी के नेताओं का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा। इस असहयोग के चलते पार्टी जहां विपक्ष के खिलाफ पुरजोर तरीके से मोर्चा नहीं खोल पा रही, वहीं संगठन के कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में विपक्ष चुस्त, सत्ता पक्ष सुस्त। सत्ता और संगठन में तालमेल की कमी। पीसीसी चीफ का क्यों छल का दर्द। कई मंत्रियों को हमने कहा कि भाषण दीजिए, आंगली हिलाने लग गए। ये आंगली हिलाने का समय नहीं है। ये राजस्थान की सरकार, ये कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी है। कांग्रेस में असहयोग आंदोलन। प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी असहयोग जैसे हालात चल रहे हैं। संगठन को पार्टी के ही नेताओं का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा, जिसका पार्टी को नुकसान हो रहा है। आपसी खींचतान का असर ये है कि पार्टी बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विपक्ष के खिलाफ खुलकर मोर्चा नहीं खोल पा रही है। एक ओर जहां विपक्ष बड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर आक्रामक है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस में ज्यादातर बड़े नेता इन मुद्दों पर अपनी चुप्पी साधे रहते हैं। ऐसे में विपक्ष हावी और सत्तारूढ़ दल बचाव की मुद्रा में ही ज्यादा नजर आता है। संगठन में चल रहे इस असहयोग को लेकर हाल ही में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की नाराजगी सार्वजनिक मंच पर भी नजर आई थी। उन्होंने मंच से ही पार्टी नेताओं को हिदायत दी थी कि केवल ना नुकुर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सबको एक साथ मिलकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय, कई मंत्रियों को हमने कहा कि भाषण दीजिए, आंगली हिलाने लग गए। ये आंगली हिलाने का समय नहीं है। ये राजस्थान की सरकार, ये कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी है। जब जिसको मौका मिले, यहाँ मंच से भी बोलिए, गांव में बोलिए, गली में बोलिए, सड़कों पे बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। क्या बात है, ये जोश होना चाहिए। आम आदमी पिस रहा है, आदमी आत्महत्याएं कर रहे हैं गरीब, और हम अगर अंगुली हलाएंगे तो हम हमारी जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी से भागने की आवश्यकता नहीं है। जहां 100 बुलाए वहां 500 लेकर के आओगे, तब तो मानेंगे कि आप लोग और हम लोग कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के इस अंदरूनी असहयोग से पार्टी के कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। डिजिटल सदस्यता अभियान इसका एक बड़ा उदाहरण है। वहीं पार्टी के फीके प्रदर्शन भी इसकी बानगी है। कांग्रेस का हर आदमी, आपकी मानकर चलिए, मैदान में है। हर एमएलए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर मिनिस्टर जब जहां जरूरत होती है वहां बोलता है। बीजेपी वालों के साथ तो दिक्कत क्या है, तो बेवजह भी बोलते हैं। कोई मुद्दा नहीं हो तो भी मुद्दा बनाते हैं। तो उनमें तो झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप की लड़ाई चल रही है। बीजेपी में लीडरशिप की लड़ाई सब जगह होती है, लेकिन बीजेपी में तो इस कदर है कि वो नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश करते हैं। इश्यू हो तब इश्यू बनाए, तब तो ठीक है। दरअसल अभी प्रदेश में पार्टी का पूरा संगठन ही बहुत ढीला ढाला चल रहा है। ज्यादातर जिलों में नियुक्तियां नहीं हुई है, तो किसी को अपेक्षित तवज्जो नहीं मिलने से नाराजगी है। कोई नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो कोई खुद नेतृत्व करने के सपने संजोए बैठा है। बहरहाल इन सब हालात का पार्टी को नुकसान हो रहा है, और सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे हालात में पार्टी 2023 के लिए पूरी ताकत से मैदान में कैसे उतरेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। करौली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जांच के लिए गृह विभाग की टीम करौली जाएगी। 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक करौली में टीम रहेगी।
अलग अलग सुनवाई कर टीम मामले की जांच करेगी। 18 अप्रैल को सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, मौके पर तैनात लोगों के बयान भी लिए जाएंगे। वहीं 19 अप्रैल को आमजन की सुनवाई होगी, साक्ष्य ग्रहण भी होगा। 20 अप्रैल को जांच में आवश्यक अन्य पक्षों के भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह विभाग की टीम करौली जाएगी और मामले की जांच करेगी। हिंसा से जुड़े लोगों से पूछताछ होगी। जो लोग उस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही जिन पुलिस प्रशासन की वहां पर तैनाती भी की गई है उनसे भी टीम पूछताछ करेगी। तो 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये टीम करौली में रहेगी और अलग अलग एंगल से मामले की जांच करेगी। करौली हिंसा पर बड़ा अपडेट आपको बता दें, गृह विभाग की टीम करौली जाने वाली है। 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यहां पर मामले को लेकर जांच की जाएगी। सरकारी अधिकारियों के भी बयान लिए जाएंगे। वहीं 19 अप्रैल को आमजन की सुनवाई की जाएगी। 20 अप्रैल को जांच में आवश्यक अन्य पक्षों के भी साक्ष्य लिए जाएंगे। और जयपुर के दहलाने की आतंकी साजिश रचने वालों पर एटीएस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पकड़े गए 6 दहशतगर्दों की निशानदेही पर अब रतलाम में आतंकियों के मददगारों की धरपकड़ हो रही है। इसके लिए एटीएस की दबिश जारी है। 30 मार्च को निम्बाहेड़ा में पकड़े गए 3 आतंकियों में से एक जुबेर के भाई फिरोज को रतलाम में एटीएस तलाश कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान एटीएस ने बीते 2 दिनों में 6 जगहों पर दबिश दी है। आनंद कॉलोनी, मोहन नगर, कॉलेज रोड सहित कई जगहों पर सर्चिंग की जा रही है। राजस्थान एटीएस के एडिशनल एसपी की अगुवाई में 10 सदस्यीय टीम शहर में डेरा डालकर रखी है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस आज मास्टरमाइंड इरफान को लेकर उसके मोहन नगर स्थित घर भी पहुंची, जहां से उसने कुछ सामान भी जब्त किए हैं। और खबर पाली से है। पाली में उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएचएआई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यज्ञदत्त विधुआ को 13 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। डीएसपी हेरंब जोशी ने बताया कि परिवादी विमल कुमार ने यज्ञदत्त विधुआ पर NH8 पर ब्यावर गोमती सेक्शन में पैकेज 2 के कार्य में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया था। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने की एवज में 13 लाख की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद छापेमारी की और 13 लाख की रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरिश्चंद्र सिंह जी और टीम द्वारा उनका सत्यापन कराया गया। सत्यापन से रिश्वत की 8 तारीख को सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। उसके अनुसरण में आज परिवादी विमल कुमार से को इन्होंने इस होटल के पास ही बुलाया और यहाँ पर इन्होंने रिश्वत की राशि 13 लाख रुपये ग्रहण की। जो 13 लाख रुपये रिश्वत की राशि एसीबी टीम उदयपुर द्वारा बरामद की गई है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। और खबर झुंझुनू जिले से है, जहां सूरजगढ़ एसडीएम के खिलाफ तहसीलदार समेत कई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों के धरने पर बैठने से तहसील और उपखंड कार्यालय का काम लगभग ठप हो गया, क्योंकि पटवारी, गिरदावर सहित अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी भी धरने पर डटे हुए हैं। बता दें कि एसडीएम दीपांशु सांगवान की कार्यशैली को लेकर कर्मचारी खासे नाराज हैं। परिषद सूरजगढ़ की उप शाखा की मीटिंग हुई, जिसमें श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय सूरजगढ़ की कार्यशैली को लेकर भारी रोष कर्मचारियों में व्याप्त है। इसलिए पटवारियों को, कर्मचारियों को अनैतिक दबाव बनाकर गलत कार्य के लिए दबाव बनाते हैं और कार्य नहीं किए जाने पे नोटिस वगैरह से परेशान करते हैं। 177 में लोगों से पैसे ले लेकर फैसले किए हैं, उनके खिलाफ और मंत्रालय कर्मचारियों के और राजस्व कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालना, उन पर दबाव डालकर गलत काम करवाने की कुचेष्टा की है। उनके खिलाफ ये आज अनिश्चितकालीन धरना, उनके ट्रांसफर तक सभी तीनों संगठन हमारे इस धरना प्रदर्शन में साथ हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि वकील ही नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन।
और अब बात पानी वाले ट्रेन की। कोटा में पानी वाली ट्रेन के 50 वैगन कोटा रेलवे वर्कशॉप से जोधपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि पहले भी 2 बार पानी की ये ट्रेन कोटा रेलवे वर्कशॉप तैयार कर चुका है। इसे लेकर और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता योगेश त्यागी। रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है गर्मी ने, और गर्मी के साथ ही पानी की किल्लतें देश में शुरू होने लगी हैं। हर जगह पानी की किल्लतों की खबरें आने लगी हैं। ऐसे में रेलवे ने पहल की है। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये पानी के वैगन की ट्रेन है। ये तैयार हुई है कोटा रेलवे वर्कशॉप में। कोटा माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, यहाँ पर ये जो वैगन है ये तैयार हुए हैं। पहले इनमें ऑयल इधर एक जगह से दूसरी जगह जाता था, इन्हें कोटा में मॉडिफाई किया गया है। एक पूरी टीम लगातार इसमें लगी है और इनको तैयार किया गया है। आज ये जो ट्रेन है इसमें 50 बोगियां हैं, 50 जो कंटेनर हैं वो हैं, जो कि ये पहली रेक है। 2 रेकें जानी है, ऐसी 100 जो डब्बे हैं वो तैयार किए गए हैं। पहली रेक आज रवाना होने वाली है। ये रेक जो है कोटा डिवीजन को सुपुर्द की जाएगी। आज वर्कशॉप से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है इसे तैयार यहाँ से रवाना करने की। हमारे साथ CWM मौजूद हैं। सब ये जो ट्रेन है ये यहाँ से रवाना होने वाली है, क्या कुछ आगे का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, पहला रेक जो हम लोगों को 50 वैगन्स का मिला था, वो रेक हमारे पास में 7 तारीख को आया था और सिर्फ 5 दिन में ही हमारी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके इन रेक्स को तैयार कर दिया है। और आज ये जो 50 वैगन का पहला रेक है वो आज हम लोग इसको फ्लैग ऑफ करेंगे और इसको हम कोटा मंडल को सुपुर्द कर देंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ती गर्मी मरुधरा पर डबल अटैक कर रही है। जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों के लोगों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध में अब कुल भराव क्षमता का महज 34% पानी ही बचा है। तेज गर्मी से बांध वाष्पीकरण की वजह से भी पानी में कमी दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि बांध पहले सितंबर तक का पानी बचा लेता था, लेकिन बांध से पानी आपूर्ति ऐसे ही जारी रही तो हो सकता है कि सितंबर से पहले ही बांध खाली नजर आने लगे। हालात के मद्देनजर प्रदेश जलदाय मंत्री और विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इंद्रदेव की मेहरबानी की आस लगाए बैठे हैं कि समय पर अच्छा पानी बरस गया तो बांध सूखेगा नहीं। बांध में 13.343 TMC पानी का भराव है। जलदाय विभाग इस बांध के जरिए 5 जिलों के 21 शहर और 2800 गांवों की प्यास बुझाता है। जलदाय विभाग ने इसके लिए कमर तो कस ली है, लेकिन तय है कि अगर प्रदेश में गर्मी के तेवर ऐसे ही रहे तो हालात बिगड़ते वक्त नहीं लगेगा। को लेकर भी चिंतित हैं कि जितना बीसलपुर को भरना चाहिए था पिछली बार उम्मीद करे थे उतना भरा नहीं है। तो एंड टाइम पे थोड़ी बारिश ज़्यादा हो गई आखिरी के दिनों में, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या होती। हम उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाले समय में भगवान कृपा रहे। पानी तो कोई पैदा नहीं कर सकता, पानी तो जो प्रकृति देती है वही पानी होता है। हम उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाला समय अच्छा होगा, बीसलपुर भरेगा और जो कमी है उसको हम ट्यूबवेल के माध्यम से पूरा करेंगे। गर्मी कहर बरपाती जा रही है और बीसलपुर से पानी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। लगातार बढ़ती इस डिमांड की वजह से चिंता की लकीरें जलदाय विभाग के जिम्मेदारों के माथे पे आ रही हैं, क्योंकि राजस्थान में बीसलपुर बांध के अंदर महज 34% पानी ही बचा है। राजस्थान में अगले 6 महीने तक ही पानी की जलापूर्ति की जा सकती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर
टोंक से लेकर के जयपुर, अजमेर और दौसा, सवाई माधोपुर जैसे ज़िलों के अंदर जलापूर्ति पूरी तरह से बीसलपुर के ऊपर टिकी हुई है। ऐसे में पिछले साल भी अगर देखा जाए तो सितंबर के आखिर महीने में बरसात के बाद में बीसलपुर में कुछ पानी आया था। इस बार अगर फिर से वही हुआ तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर में पूरी तरह से बीसलपुर का कंठ सूख जाएगा। फिलहाल जलदाय विभाग के लिए ज़रूरी है कि हालात बद से बदतर हों, उससे पहले कुछ एक्शन प्लान तैयार करें। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर श्रीगंगानगर में पारा 45 के पार जा चुका है और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात ये है कि लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। दोपहर में तो सड़कें सूनी नजर आती हैं। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में श्रीगंगानगर जिले में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जिला प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। और करेंगे अगली खबर का। सीएम अशोक गहलोत ने आज एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के कामकाज में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद रिफाइनरी प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। रिफाइनरी के साथ बन रहे मेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों के हब के रूप में विकसित होगा। साथ ही यहां बड़ी मात्रा में रोजगार भी पैदा होंगे। सीएम गहलोत ने बैठक में 9 रिफाइनरी यूनिट्स के प्रगति के साथ ही 4 पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के बारे में भी जानकारी ली। बैठक में खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया के साथ ही मुख्य सचिव और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब बात जयपुर की, जहां वन विभाग में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वन मंत्री हिमाराम चौधरी ने वन विभाग कर्मचारी संगठनों की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस दौरान उन्हें कर्मचारी हित और वन संरक्षण दोनों फर्जों को निभाने पर जोर दिया। हिमाराम चौधरी ने कहा कि हमारी कर्मचारी काफी कर्मठ हैं, जो जंगल की हिफाजत पूरी जी जान से करते हैं। इस दौरान वन विभाग के मुखिया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स डॉक्टर डीएन पांडे, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि कर्मचारी संगठनों से मेरा पुराना नाता रहा है। गहलोत सरकार कर्मचारियों के लिए हितैषी सरकार है। कर्मचारी संघों के अध्यक्षों को शपथ दिलाई गई और मैंने उनसे यही कहा है, जो शपथ आपने ली है तो उसके अनुरूप आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जिम्मेदारी बड़ी है तो बड़ी हुई जिम्मेदारी के हिसाब से आप काम करें और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि ये अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करेंगे, जिससे कि कर्मचारियों की जो भी हितों की वो रक्षा कर पाएंगे। और हम मांग भी करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी से कि वो भी राजस्थान मॉडल, जो कर्मचारी अधिकारियों के हित में राजस्थान में मॉडल अपनाया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाई गई, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं उन पे लागू करें। मुझे ये जानकारी आई कि मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स पर तो ओल्ड पेंशन स्कीम चालू है, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, पैरामिलिट्री फोर्स में भी न्यू पेंशन स्कीम से काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। वन कर्मचारियों को जो 50 रुपये साइकिल अलाउंस जो 1997 से दिया जा रहा है, उसके प्रमुख डिमांड रखी है। समकक्ष पदों के समान हमारे वेतन भत्ते हों। जो हमारे कर्मचारी रात दिन वन एवं वन्यजीव सुरक्षा की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं, उन्हें हथियार भी दिए जाएं। और इसके माध्यम से अपने वर्दी भत्ते की भी माननीय मंत्री जी को मांग करी है। माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि 50 रुपये साइकिल अलाउंस को बंद करके जल्दी मैं पेट्रोल भत्ता आगामी बजट में करवा दूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।